Hello everyone, my name is Gurveen Kaur and welcome back to my YouTube channel Eco Simplified with Gurveen. In the previous video, we have done elasticity of demand, that is the response of demand as the price changes, है ना, कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कैसे रिएक्ट करती है. हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टुडे वी विल डू हाउ टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा था कि इसके 5 डिग्रीज होती हैं, है ना. इफ यू रिमेंबर, ED is infinite, that is perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, greater than unitary, less than unitary and यूनिटरी डिमांड. तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूनिटरी है, ग्रेटर देन यूनिटरी है या लेस देन यूनिटरी है. तो इसको एक मेजर करने के मेथड्स होते हैं. ओके, सो measurement of elasticity of demand, that is whether the price elasticity demand is unitary, greater than unitary और less than unitary. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मेजरमेंट बोलेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है. ठीक है, इसको मेजर करने के हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं. 1 बाय 1 हम सभी मेथड्स को पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. सेकंड वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड और इसको हम परसेंटेज मेथड भी बोल देते हैं. थर्ड वन इज दीज 3 आर द ग्राफिकल मेथड्स. ठीक है, दीज 3 आर द ग्राफिकल मेथड्स दैट आर पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी एंड रिवेन्यू मेथड. 1 बाय 1 हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज रिवेन्यू मेथड. रिवेन्यू मेथड में क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. अगर क्या है, प्राइस के बढ़ने या कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ आया? अगर क्या है, प्राइस मेरा बढ़ रहा है, प्राइस मेरा कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ED इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, ED क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. सेकेंड थिंग क्या है कि अगर क्या है, व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस TE, total expenditure goes up, and due to rise in price total expenditure goes down. That is inverse relationship. मतलब अगर क्या है, मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगर मेरा प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अगर तो इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, ED ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ED लेस देन 1. अगर क्या है, प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. ठीक है, और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है. मतलब दोनों में क्या है, सीधा सीधा रिलेशन है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है. तो वहां पर हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कि अगर क्या है, प्राइस बढ़ने या कम होने से कोई चेंज नहीं आ रहा, देन ED हमारी 1 के इक्वल है. अगर दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, डेट इज कि प्राइस बढ़ने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक है, या फिर प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, ED ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. और अगर प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो वहां पर हमारा ED लेस देन 1 हो जाएगा. ठीक है, इसका क्या होता है, ग्राफिकल होता है, ग्राफ होता है इसका एक. यहां पर हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं, यहां पर हम प्राइस ले रहे हैं. ठीक है, 0. इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे. ठीक है, एक इसका टेबल लेकर चलते हैं कि मान लो प्राइस पहले कितना था, 2 था. ठीक है, 4 and 1. प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, फिर कम हो गया. ठीक है, क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी उसने क्या दिया, 4 2 8. प्राइस 2 था, क्वांटिटी डिमांडेड 4 थी, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस और कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाएगी. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, सेम रहेगा. टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, प्राइस इंटू क्वांटिटी. फॉर्मूला बताया था ना मैंने अभी, टोटल एक्सपेंडिचर इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज 8
8 एंड 8, प्राइस बढ़ गया ना, यहाँ पर कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वहां पर हमारी ईडी क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ग्राफ देखो, इसमें अगर मेरा प्राइस क्या है, इतना है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इतनी होगी, अगर मैं इसको ऐसे लेकर चलूं, ठीक है। अगर प्राइस मेरा थोड़ा सा कम हो जाता है, इतना हो गया, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है। अगर मेरा प्राइस बढ़ जाता है, इतना हो जाएगा, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ईडी क्या है, 1 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट लेकर चलो। नेक्स्ट हमारे पास प्राइस है 241, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड है 4, 1 एंड 10। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 2 4 जा 8, 4 एंड 10। अब देखो, प्राइस यहां पर बढ़ गया, एक्सपेंडिचर मेरा कम हो गया, प्राइस यहां पर कम हो गया, एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ गया, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है ना, आ रहा है ना, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ईडी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। देखो कैसे, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, ग्रेटर देन 1 आएगा यहाँ पर। इसमें क्या होगा, देखो अगर मेरा प्राइस मैं यहाँ पर लेती हूँ, पी मेरा यहाँ पर है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। पी मेरा कम हो गया, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, पी कम हो गया ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर इतनी हो जाएगी। देखो पहले यहाँ पर थी क्वांटिटी डिमांडेड, अब यहाँ पर हो जाएगी, प्राइस पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईडी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है कि ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 में देखो क्या एग्जांपल आएगा इसका। ईडी लेस देन 1 में क्या होता है कि दोनों साइन सेम रहते हैं, कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज 2 4 1 3 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4। देखो प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सॉरी प्राइस बढ़ा, यहाँ पर 2 से 4 हुआ, बढ़ गया, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, दोनों में सीधा सीधा रिलेशनशिप है, यानी प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया और प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्राइस अगर मेरा इतना था, पी था, क्वांटिटी मेरी इतनी थी, प्राइस मेरा कम हो गया, क्वांटिटी भी मेरी कम होगी, यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईडी लेस देन 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको बिल्कुल सही बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है हमारी, यहाँ पर हम प्राइस लेते हैं, यहाँ पर हम इसमें ना टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस लेंगे, यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर ईडी 1 के इक्वल है, ईडी ग्रेटर देन 1 है और ईडी लेस देन 1 है। दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हमने उस दिन किया था ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। बस इसमें क्या आ जाएगा, एक तो नेगेटिव का साइन रहेगा, ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव proportionate change in the quantity demanded to the proportionate change in the price। क्या बोला, proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price। अब ये proportionate का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या मतलब है इसका मतलब है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है इसको हम डिवाइड करेंगे Q1 से, इसको डिवाइड करेंगे हम P1 से, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये परसेंटेज जैसे दोनों, इसकी भी 100 होगी ना, इसकी भी 100 होगी, तो दोनों 100 से 100 कट जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, Q2 माइनस Q1 ओवर Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 ओवर P1, ठीक है। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, Q2 माइनस Q1 ओवर Q1, ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा P1 ओवर P2 माइनस P1। और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इस चीज को तो मैं कैसे लिखूंगी, इसको इन दोनों को हम एक साइड ले लेंगे, Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर Q1,
ठीक है। और Q2 माइनस Q1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई P1 ओवर Q1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका। माइनस तो चलता ही रहेगा दोनों के साथ, ठीक है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अगर ये मैं सारा क्लियर कर दूँ यहाँ पर, इसका मैंने फॉर्मूला क्या बोला, Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई P1 ओवर Q1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो पहले प्राइस क्या था, प्राइस था 4 रुपीज, ठीक है। P1 प्राइस था 4 रुपीज, क्वांटिटी को परचेज कर रहा था 10 यूनिट्स, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। प्राइस इसका 4 रुपीज था, क्वांटिटी को 10 यूनिट्स बाय कर रहा था। यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा लो, यहाँ पर लगा लो बढ़ गया, प्राइस 10 रुपीज हो गया, वो क्वांटिटी क्या कर रहा है, अब 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। Q2 कितना था 4 माइनस Q1 इज 10, ठीक है। P2 इज 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय P1 इज 4 एंड Q1 इज 10। इसको सोल्व करेंगे, माइनस 6 ओवर 6 मल्टीप्लाई 4/10, तो 6 से 6 कट जाएगा, 2/5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आगे कट करेंगे तो समथिंग 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.4 है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 0.4, ठीक है। सो दिस इज द प्रोपोर्शनेट मेथड, दैट इज Q2। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल पक्का आते हैं पेपर में, इजी है फॉर्मूला, अप्लाई करना भी इजी है इसको। जस्ट आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि ये फाइनल क्वांटिटी होती है, ये इनिशियल क्वांटिटी होती है कि स्टार्टिंग में वो क्या परचेज कर रहा था, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई, प्राइस ऊपर आ जाएगा, नीचे क्वांटिटी आएगी बाद में इनिशियल वाली, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आती है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड क्या होता है कि एक डिमांड कर्व होती है, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड ले रही हूँ, यहाँ पर मैं प्राइस ले रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, डिमांड कर रहा है, हमारी नेगेटिवली स्लोप जाती है डिमांड कर, हमें पता है, ठीक है। तो इस डिमांड कर के पॉइंट्स पर क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। अब इसकी बिल्कुल मिड में, यहाँ पर ना इसके बिल्कुल मिड में ईडी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल मिड में इसके, ठीक है। और अबव द मिड पॉइंट के ऊपर ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। मिड पॉइंट के नीचे क्या होता है, ये लेस देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो ये है इलास्टिसिटी और डिमांड है वो 0 की इक्वल होती है, यहाँ पर ये इनफाइनाइट की इक्वल होती है। ये होता है पॉइंट इलास्टिसिटी, यानी डिमांड करके हर पॉइंट पर भी क्या है, इलास्टिसिटी शो करेगा ये, ठीक है। तो मिड पॉइंट पर ये 1 के इक्वल होता है, बिलो द मिड पॉइंट, नीचे है ना मिड पॉइंट के, तो लेस देन 1 है। अबव द मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल अगर वो क्या है वाई एक्सिस को टच कर रहा है दैट इज इंफिनिटी, और अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच कर रहा है दैट इज 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी होता है कि हर एक पॉइंट पर उसकी क्या इलास्टिसिटी होगी। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें बस इतना ही था, थोड़ा से छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटी छोटी मेजरमेंट्स है इसकी, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है कि डिमांड करके ना 2 सेपरेट पॉइंट के बीच की जो इलास्टिसिटी है ना, उसको हम आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। देखो ये हमारी क्या होती है, डिमांड कर्व होती है ऐसे, डी ये डिमांड कर्व होगी। यहाँ पर ना खुद से क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस हमेशा लिख लिया करो जब हम लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी और डिमांड की बात करते हैं। बस टोटल एक्सपेंडिचर वाले में यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, बाकी सारा सेम रहता है, ठीक है। आर्क इलास्टिसिटी क्या बोला, डिमांड करके ना 2 सेपरेट पॉइंट्स के बीच में जो, ठीक है, जो इलास्टिसिटी कंप्यूट करेंगे ना, 2 सेपरेट पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा बेसिकली, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी कम हो जाएगी, P1 हो गया, ये Q1 हो गया। प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्राइस P2 हो गया, क्वांटिटी Q2 हो गया। अब ये जो आया ना फर्क इस और इस पॉइंट के बीच में, A और B पॉइंट के बीच में, ये हमारी क्या होती है, आर्क इलास्टिसिटी होती है। जब हम इसको यहाँ पर कंप्यूट करेंगे आर्क इलास्टिसिटी को,
ठीक है, ये क्या हो जाती है, आर्क इलास्टिसिटी हो जाती है हमारे पास। ये आर्क होती है ना, जैसे हम सर्कल में भी तो करते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या होता है, आर्क होता है एक। ठीक है, तो सेम एज इट इज ये क्या हो जाएगी, इसकी आर्क इलास्टिसिटी हो जाएगी। दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा इलास्टिसिटी आएगा दैट इज आर्क इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ऊपर तो वही रहेगा, Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई P2 माइनस P2 प्लस P1 ओवर P2 माइनस P1। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। Q2 माइनस Q1 और P2 माइनस P1 वही रहेगा। ठीक है, बस जैसे पीछे वाले में क्या था, P और Q ले रहे थे ना इनिशियल, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोनों प्राइजेस को। ठीक है, पहले वाले ये एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जो हमने अभी किया था। आर्क इलास्टिसिटी निकाल कर देखते हैं कितनी आएगी इसकी। मान लो कि अगर क्या है हमारा जो, इसको इरेज करते हैं, प्राइस है P1 है अरे P1 है हमारा, वो क्या है, 4 है। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर रहे हैं यहाँ पर, 2 यूनिट्स कर रहे हैं। प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो गया, मान लो कम होकर ये 2 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड मैंने बढ़ा दी 4। बस अब इसी वैल्यूज को हम फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई P2 प्लस P1 ओवर P2 माइनस P1। फॉर्मूला था ये वाला, क्वांटिटीज पुट कर दो यहाँ पर। Q2 4 माइनस 2 ओवर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 ओवर 2 माइनस 4। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। 2 ओवर, ये तो कट ही जाएंगे दोनों आपस में, है ना। 2 ओवर माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी आर्क इलास्टिसिटी हो जाएगी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर कर हम क्या कर सकते हैं, आर्क इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। सो आर्क इलास्टिसिटी इज बेसिकली जब दो पॉइंट्स के बीच में ना, दो सेपरेट पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं, दैट इज आर्क इलास्टिसिटी। आर्क बन जाती है ना वहां पर, वो दो पॉइंट्स के बीच का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज आर्क। तो वहां पर क्या हो जाती है, आर्क इलास्टिसिटी हो जाती है। थर्ड वन इज रिवेन्यू मेथड। रिवेन्यू मेथड का एक फॉर्मूला है दैट इज ईडी। रिवेन्यू मेथड बताया ना, रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो भी बेचकर हमारे पास आएगा दैट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट, रिवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है कि जितना उसका कॉस्ट है ना, उसमें से जितनी रिवेन्यू माइनस होगी। ठीक है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, कि जितना मैंने बेचा माइनस जितनी मेरी लागत आई, दैट इज प्रॉफिट। रिवेन्यू क्या होता है कि जितना बिक गया, ठीक है, प्राइस जितना या क्वांटिटी, वो जितना बिक गया ना, दैट इज रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू वाला चैप्टर भी हम अलग से करेंगे। इसकी कर्व्स होती हैं, ये हमारी क्या होती है, AR होता है, ये हमारा क्या होता है, MR होता है। ठीक है, हम अलग से हम इसकी वीडियो करेंगे। रिवेन्यू चैप्टर है पूरा, उसमें मार्जिनल रिवेन्यू आता है, एवरेज रिवेन्यू आता है, ठीक है, उसकी कर्व्स आती हैं, तो वो सारा हम करेंगे। जस्ट फॉर द इलास्टिसिटी इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज एवरेज रिवेन्यू ओवर एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, अगर मेरा एवरेज रिवेन्यू कितना है, 10 है, मार्जिनल रिवेन्यू मेरा 5 है, ठीक है, तो ईडी क्या हो जाएगा, ईडी क्या हो जाएगा, 10 ओवर 10 माइनस 5 दैट इज 10 ओवर 5 दैट इज 2। तो ईडी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है रिवेन्यू मेथड, और कुछ नहीं है। ये इसका ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, और यहाँ पर हम रिवेन्यू लेते हैं, प्राइस नहीं लेंगे, क्योंकि हम रिवेन्यू मेथड की बात कर रहे हैं, तो रिवेन्यू लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो AR ओवर AR माइनस MR, दिस फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस वन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, प्रोपोर्शनेट वाला एंड रिवेन्यू मेथड, दीज टू फॉर्मुलाज वेरी इंपॉर्टेंट। So yeah, this is all for today. I hope all the methods of measurement, how to measure the elasticity of demand and why we measure the elasticity of demand, ताकि हमें पता चल सके कि elasticity of demand वहाँ पर यूनिटी है, greater than 1 है या less than 1 है। So इसको measure करने के लिए हम मेथड्स यूज करते हैं। हमने 5 मेथड्स के बारे में पढ़ा था।
फाइव मेथड्स क्या थे? टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या था कि अगर क्या है प्राइस के बढ़ने या कम होने से कोई चेंज नहीं आता टोटल एक्सपेंडिचर में, तो वहां पर हमारी इलास्टिसिटी और डिमांड 1 के इक्वल है। अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर डाउन जाता है या प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो वहां पर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज इलास्टिसिटी है दैट इज ग्रेटर देन 1 है। और अगर दोनों में सेम रिलेशनशिप है कि प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो वहां पर हमारा जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 के इक्वल है। सेम हमने प्रोपोर्शनल मेथड में फॉर्मूला किया था दैट इज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू। ये हमारा क्या होता है? प्रोपोर्शनेट मेथड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। पॉइंट इलास्टिसिटी में हमने क्या किया था? ग्राफ किया था कि हमने सभी डिमांड कर क्या एक ही डिमांड कर पर सभी पॉइंट्स पड़े थे इसके कि इसके मिड पॉइंट में ईडी इज इक्वल टू 1 होता है, बिलो द मिड पॉइंट लेस देन 1 होगा, अबव द मिड पॉइंट ग्रेटर देन 1 होगा, हॉरिजॉन्टल पर ये 0 होता है, वर्टिकल पर ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये क्या था? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड था। आर्क में हमने एक फिर फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज डेल्टा क्यू ओवर Q1 प्लस Q2, ठीक है, मल्टीप्लाई P2 प्लस P1 ओवर डेल्टा P। ये हमने क्या पढ़ा था? आर्क इलास्टिसिटी में पढ़ा था। रिवेन्यू मेथड में अगेन वन मोर फॉर्मूला आया था, ED इज इक्वल टू AR ओवर AR माइनस MR। सो ये सारे क्या होते हैं? तरीके होते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड को मेजर करने के लिए। तो इन सभी मेथड से हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी और डिमांड 1 के इक्वल है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। इनफाइनाइट और 0 बहुत कम आता है, इनमें से ज्यादातर 1 के इक्वल आती है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 के इक्वल आता है। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video and bye bye. See you in the next video.